अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा जो डिस्कशन है ये टेस्ट नंबर 10 की है। ये वाला जो आपका टेस्ट हुआ था ये हुआ था जी 72 मार्क्स का। ये 75 मिनट्स आपको एलोकेट किए गए थे इस टेस्ट के लिए। थोड़ा लेंथी टेस्ट था, इसमें सारे पुराने जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके हमने कवर किए थे। अच्छा जी, अब मैं ज़रा कुछ तो बड़ी आसान आसान सी चीज़ें हैं वो मैं ज़रा थोड़ी जल्दी में करवा दूंगा, बाकी जो समझाने वाली है मैं समझा भी दूंगा जी। एक्सपेंस क्लोज होते हैं, ये टेस्ट नंबर 9 में भी ये वाला एमसीक्यू रिपीट हुआ था। वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके क्लोज होते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो कहता है इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल सही बात है। वाइल एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट्स आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ये बिल्कुल सही बात है। वो जो अकाउंट्स हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस और ड्राइंग का जो अकाउंट है वो काउंटिंग पीरियड के एंड पे क्लोज हो जाते हैं, और एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल का अकाउंट जो है ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप पढ़ेंगे ना डी डी वाला, ये वाला, तो इधर थोड़ा सा गड़बड़ कर दी उन्होंने। इधर इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं होता, इधर ड्राइंग आना चाहिए था, इस वजह से एमसीक्यू ये गलत हो गया है। और इधर जो है वो कैपिटल आना चाहिए था, इन्होंने मिसप्लेस कर दी हैं चीज़ें इधर, इसलिए ये वाला गलत हो गया है। कहता है कंपनी हैड अ कैश बैलेंस ऑफ ₹18,000 एट स्टार्ट ऑफ द मंथ। कहता है ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अकर्ड। अच्छा, कहता है जी ये नीचे ट्रांजेक्शन उन्होंने दी हुई हैं। कहता व्हाट वाज द कैश बैलेंस एट एंड ऑफ द मंथ। अच्छा, अब इसके ना दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो है आप लेजर बना लें, दूसरा है वो चीज़ जो आपको मैंने कैलकुलेटर पे करना सिखाई हुई है। कैश की नेचर है डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस, अगर क्या कहते हैं कैश बढ़ रहा है तो जारी बात है इसकी नेचर डेबिट है तो वो डेबिट हो रहा होगा। अगर कैश कम हो रहा है, आनियों की वजह से कैश बढ़ता है, जानियों की वजह से कैश कम होता है। अब कम होने का मतलब है प्लस का ऑपोजिट है माइनस, माइनस का ऑपोजिट है प्लस। अच्छा, इसी तरह अकाउंटिंग में डेबिट का ऑपोजिट है क्रेडिट, और क्रेडिट का ऑपोजिट है डेबिट। कैश की चूंकि नेचर डेबिट है तो आनियां डेबिट होंगी और जानियां क्रेडिट होंगी। आप कैलकुलेटर पे बेशक सॉल्व कर लें। कंपनी के पास शुरू में 18,000 थे, कहता सेल्स ऑन क्रेडिट ₹72,000। अच्छा जी, अब इसकी वजह से तो जो क्रेडिट पे सेल्स की हैं इसकी वजह से तो कैश पे फर्क नहीं आ रहा होगा। व्हाट वाज द कैश बैलेंस एट एंड ऑफ द मंथ? अच्छा, कहता कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ₹49,000। अब आप 18,000 प्लस 49,000 करें तो ये तकरीबन बनेगा 67,000। कहता जी परचेज ऑन क्रेडिट, ये तो उधार है ना, ये तो नहीं आ रहा होगा इसमें, इसकी एंट्री कुछ और है। इसकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट होंगी और क्रेडिटर क्रेडिट होगा। कहता पेमेंट्स टू ट्रेड रिसीवेबल 35,000। अब आप देखें जी 18,000 प्लस कर दें 49,000 आनिया, कैश आया ना जी, डेटर से कैश आया, डेटर को आपने क्रेडिट कर दिया, आनिया डेबिट कर दिया, कैश को डेबिट कर दिया। पेमेंट्स की वजह से कैश क्या हो गया जी? क्रेडिट हो गया, और ट्रेड पेएबल जो क्रेडिटर्स हैं वो डेबिट हो गए। इधर आपने क्रेडिट किए थे ना, क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया था, परचेजेस को डेबिट किया था। अब उनकी आपने पेमेंट कर दी है। अच्छा जी, ये है जी 35,000। ठीक है, इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है, और इसको ऐसे भी आप कैश का अकाउंट बना लें। इसका ओपनिंग बैलेंस है जी 18,000, आनिया लिखें जी डेबिट साइड पे और जानिया लिखें जी क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, इधर आ जाएगा जी रेफरेंस में क्रेडिटर, इधर रेफरेंस में आ जाएगा डेटर। तो ये आप कर लें, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। दोनों तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, जवाब सेम ही आएगा। ये 32,000 आ जाएगा। अच्छा जी, कहता था कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंड बिजनेस एंटिटी हैज़ अ लीगल सब्सटेंस इन केस ऑफ कंपनी। ये तो काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हुआ ये वाला। अच्छा जी, इसमें वो कहता है जी मिस्टर अब्दुल्ला स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000 इन बैंक। ठीक है जी, इसमें कैपिटल बढ़ जाएगा और बैंक भी बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस हिज पर्सनल कार इनटू द बिजनेस। इसकी एंट्री क्या होगी जी? देखिए कैपिटल बढ़ जाएगा और कार जो है वो भी बढ़ जाएगी, एसेट भी बढ़ जाएगा। कहता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम शोड अ नेट अमाउंट ऑफ ₹70,000। ठीक है जी, ये कैपिटल में ऐड होता है प्रॉफिट जो है।
कहता है ड्यूरिंग द ईयर ही आल्सो टुक गुड्स वर्थ ₹20,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ये ड्राइंग है और ड्राइंग जो है वो कैपिटल में माइनस हो जाती है। कहता है ओनर इक्विटी ऑफ द ईयर एंड वाज 200,000। बिल्कुल ठीक बात है। कहता है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कार। अच्छा जी, अब आप देख लें तो उसने क्लोजिंग पे जो हमें जो है वो उसने इक्विटी बता दी हुई है। अच्छा जी, अब आप देखें जी क्या उसका नाम है, ये अगर 70,000 में से सॉरी 100,000 आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये आपके पास स्टार्टिंग पे कैपिटल पड़ा हुआ है। 100,000 में आप 70,000 ऐड करें, ये आ जाएगा ना इस तरह। ये आ जाएगा जी ओपनिंग कैपिटल प्लस आपके पास प्रॉफिट माइनस आपके पास आ जाएंगी ड्राइंग्स, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं न्यू एनी न्यू कैपिटल प्लस आ जाएगा न्यू कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड या जो भी है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी इक्वल होगा किसके, अब इधर जगह नहीं है मैं इक्वल अब इधर लिख दूं जी, इक्वल होगा ये क्लोजिंग कैपिटल के। इधर चले इधर लिख देता हूं, क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होता है जी, इन सारी चीजों के। ये उसने दिया जी 200,000, ये है जी 100,000 प्लस 70,000, ड्राइंग्स 20,000 है जी। ठीक है जी। न्यू कैपिटल जो है बड़ी सादा सी बात है, न्यू कैपिटल आया ना, ये लिखा तो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस हिज पर्सनल कार, ये न्यू कैपिटल ही है ना। ये 50,000 का कैपिटल आ गया और 50,000 से ऑब्वियसली कार भी तो ये अभी अभी हमें नहीं पता, सॉरी हमें नहीं पता ये कितना है। इस पे इस तरह क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये एक्स लिखते हैं, ये फाइंड किया जा सकता है जी, बिल्कुल किया जा सकता। ये 200,000 है, इन सारी चीजों को ये 170,000 माइनस 150,000 ये 150,000 हो जाएगा, और ये x कितना आ जाएगा जी, x आ जाएगा 50,000, यानी न्यू कैपिटल जो है ये 50,000 आ जाएगा। और वो न्यू कैपिटल किस शक्ल में आया, वो कार की शक्ल में आ गया ना, नॉन करंट एसेट की शक्ल में आ गया। 50,000 इसका जवाब है जी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स इज नेसेसरी टू मैच इनकम विद एक्सपेंसेस। ये वाली बात सही है। कहता है डॉक्यूमेंट टू शो द कस्टमर, ये टेस्ट नंबर 9 में भी ये चीज रिपीट हुई थी, ये स्टेटमेंट इसका जवाब है। कहता है द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस में बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ये वाला जो है इसका चार्ली ऑप्शन लिखा हुआ है, आप ये देख लें इधर क्या क्या बनेगा, आप इसको इधर ले जाएं। ये क्लोजिंग कैपिटल में आप ओपनिंग माइनस होगा, प्रॉफिट माइनस होगा, कैपिटल जो है ये क्या उसका नाम है प्लस होगा, सॉरी ड्राइंग प्लस होगी, और न्यू कैपिटल माइनस होगा। आप रीअरेंज करके देख लें, इस वाले में प्रॉफिट नहीं है, सही है। तो प्रॉफिट के अलावा देखें ड्राइंग प्लस हो जाएगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस या न्यू कैपिटल माइनस हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल भी माइनस होगा। तो चार्ली वाला जो जवाब है वो सही है। कहता है जी कैलकुलेट द कैपिटल एट एंड ऑफ द मंथ। अच्छा, कहता है द काउंटिंग इक्वेशन एट स्टार्ट ऑफ द मंथ, यानी अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में या मंथ के शुरू में एसेट्स 14,000 है, लेस लायबिलिटी 6250। तो आप इसको क्या उसका नाम है एसेट्स में से स्टार्ट महीने के शुरू में एसेट में से आप कैपिटल सॉरी लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आएगा जो कि आएगा 7750 आएगा शायद। एक मिनट ज़रा जी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 14,000 माइनस 6250 जी 7750 आएगा। कहता है ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, द बिजनेस परचेज अ नॉन करंट एसेट फॉर ₹3,000 पेइंग बाय चेक। इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं है जी उस पे कैपिटल पे, क्यों जी, नॉन करंट एसेट डेबिट हो जाएंगे और पेइंग बाय चेक और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सो एक हेड बढ़ेगा, एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट जो है वो बढ़ जाएंगे और करंट एसेट कम हो जाएंगे, कैपिटल पे इंपैक्ट ही कोई नहीं। ए प्रॉफिट ऑफ ₹3500 वॉज मेड, हाँ जी 3500 ऐड कर दें जी, 7750 में 3500 ऐड कर दें। एंड पेएबल ऑफ ₹2750 वर पेड बाय द चेक। जब पेमेंट कर दी आपने चेक से तो बैंक में जानियां हैं, जानियां क्रेडिट होती हैं, तो एसेट कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी कम हो जाएगी।
जानिया क्रेडिट, बैंक क्रेडिट और लाइबिलिटी डेबिट, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं है कैपिटल पे। तो 7750 प्लस 3500 करें, ये आ जाएगा जी अल्फा आ जाएगा जवाब आपका। क्लोजिंग आपका जो कैपिटल होगा वो इतना होगा। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रीपेयर्ड, ये जी ए और बी दो जवाब ये है। कहता इसका ये है जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, ये इसका ए है। इसका जी क्या उसका नाम है, इसका ए और डी ये है। अच्छा जी, उसके बाद 13 वाला जो है ये कुछ चीज़ें ना पिछले टेस्ट से वो मेरा ख्याल रिपीट हो गया आ गई थी ये वाली। इसका ए और सी ये पिछले टेस्ट में डिस्कस हो गया था, 14 वाला भी डिस्कस हो गया था, ये वाला भी 15 वाला भी डिस्कस हो गया था। द अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है ये अप्लाई तो सब पे होता है, एसेट पे भी होता है, लाइबिलिटी पे भी, रेवेन्यू पे भी और एक्सपेंसेस पे भी। तो इसका चार्ली है जी। कहता है विच ऑफ द फोर फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज समटाइम्स रेफर टू एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है जी इनकम को मैच करो एक्सपेंसेस के साथ। तो ये वाला ये सही है। अच्छा, गोइंग कंसर्न जो है ना ये मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह जब हमारे लेक्चर आखिरी या सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, उसमें एक लेक्चर रखता होता हूँ जिसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझाता हूँ, उसमें इंशाल्लाह ये समझाऊंगा। कहता है जी डेफर्ड रेवेन्यू मींस अमाउंट रिसीव इन एडवांस बट नॉट अर्नड। डेफर्ड रेवेन्यू का एक और नाम भी है ना, वो इसका अनअर्नड इनकम भी इसका नाम है, ये लाइबिलिटी होती है। अच्छा जी, कहता है जी ये बिजनेस हैज पेड एनुअल सैलरी ऑफ 24,000 इन एडवांस टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय ऑन 31 अगस्त 2007। ठीक है जी, उसने 24,000 रुपया पे कर दिया 31 अगस्त 2007 पे। ईयर एंड देखना पड़ेगा, जो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईयर हम पीरियड करते हैं। कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड सैलरी एट एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 दिसंबर 2007। अच्छा जी, अब देखें ये टाइमलाइन हम बना लेते हैं। ये जब हम टाइमलाइन बनाएंगे तो ईयर स्टार्ट कब होगा, सॉरी एंड होगा 31 दिसंबर पे और स्टार्ट होगा 1 जैन पे। ठीक है जी। अब उसमें उन्होंने जो पेमेंट की है ये 2007 है ना जी, जो पेमेंट की है भाई वो कर दी है जी अगस्त पे आके, 31 अगस्त पे की आके। कितने महीने ऐसे हैं जो हमसे परटेन करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने जो है हमसे परटेन कर रहे हैं, यानी इनका एक्सपेंस रेलिवेंट है लेकिन पेमेंट तो कर दी है 12 महीनों की। कितने महीने ऐसे हैं जो हमसे रिलेट नहीं करते, 8 महीने हमसे रिलेट नहीं करते, 4 महीने रिलेट करते हैं। तो 4 महीने का एक्सपेंस रेलिवेंट है, उसकी एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये जो 8 महीने ये हमसे परटेन नहीं करते। अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पता क्या करते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये नहीं देखते प्रीपेड है क्या कहते हैं अनअर्नड है, इस तरह की चीजें नहीं देख रहे होते। ये तो हम कैश से अक्रूवल की तरफ कन्वर्ट करते हैं ना चीजों को। तो कैश वालों ने क्या एंट्री की होगी, उन भाइयों ने एंट्री कर दी होगी एक्सपेंस सारा का सारा 24,000 जो है वो डेबिट और कैश या बैंक सारा का सारा इन्होंने क्रेडिट कर दिया होगा। वो तो खैर अक्रूवल वाले भी ऐसे ही करेंगे ना, कैश या बैंक 24,000। हालांकि 8 महीने का एक्सपेंस जो है वो प्रीपेड है, वक्त से पहले पेमेंट कर दी है, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी ना जी। 24,000 डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 8 महीने करें, जो हमसे रिलेट ही नहीं करते, अगले काउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं। तो ये 16,000 जो है ये क्या उसका नाम है, ये प्रीपेड सैलरी है, ये करंट एसेट होता है। इसकी एंट्री बनती है जी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा जी, कहता है जी रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 23,000। द लेजर ऑफ रेंट शोज ओपनिंग बैलेंस ऑफ 10,000। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर इज रुपीज, इधर रुपीज आना चाहिए 50,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रेंट पेएबल एट एंड ऑफ द ईयर। तो ये बड़ी आसान सी बात है, ओपनिंग बैलेंस है जी 10,000 रुपया, जी पेएबल है ना जी, पेएबल तो लायबिलिटी है, मैं इधर रेंट पेएबल भी लिख सकते हैं आप जी, ये आ जाएगा जी 10,000। कहता है जी रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, रेंट पेड, जो रेंट पेड है जब पेमेंट की होगी तो एंट्री क्या की होगी, आपने कहा होगा कैश या बैंक डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट, इधर आ जाएगा जी 23,000, सॉरी
इधर आ जाएगा डेबिट साइड पे, कैश या बैंक होगा जी क्रेडिट और ये वाला अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इधर आ जाएगा जी 23,000, ये आ गया जी कैश या बैंक। मैं वैसे इधर पेमेंट लिखता होता हूँ, चलें। अगर पेमेंट इस साइड पे आ रही तो ऑब्वियसली एक्सपेंस इस साइड पे आएंगे। एक्सपेंस हैं जी 50,000 के, अकाउंट का टोटल कर लें 60,000। अब आपको पता है ना क्लोजिंग बैलेंस आना है इधर कहीं ना कहीं, लेकिन और वो बैलेंसिंग आ रहा होगा, और इधर आ जाएगा जी बैलेंसिंग 37,000 करके देख लें, ये जवाब है जी। अच्छा जी, कहता है क्रियूड एक्सपेंस, ऑब्वियसली क्रियूड एक्सपेंस लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है जी। कहता है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ प्रीपेमेंट इफ, इजनी इफ आएगा जी इधर, एक मिनट दीजिएगा जी। इफ नॉट रिकॉर्डेड, एक मिनट जी, एक मिनट दीजिएगा बस। कहता है जी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रीपेमेंट इफ नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता अगर आप इसको नहीं रिकॉर्ड करते ना प्रीपेमेंट को, तो अभी अभी एंट्री आपको बताई है प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होते हैं और एक्सपेंस क्रेडिट होते हैं। अगर ये एंट्री नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो एक तो आपके एसेट जो हैं प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एसेट आपके अंडर स्टेटेड होंगे, एक्सपेंस आपका ओवर स्टेटेड होगा। एक्सपेंस क्रेडिट आपने नहीं किया ना, एक्सपेंस में कमी नहीं की, तो एक्सपेंस आपका ओवर स्टेटेड होगा। और जब आपका एक्सपेंस ओवर स्टेटेड होता है तो मेरे भाइयों एक्सपेंस का रिलेशन प्रॉफिट के साथ इनवर्स है, तो प्रॉफिट क्या होगा, अंडर स्टेटेड होगा। आप ऑप्शन देख लें, बिल्कुल वही, एक्सपेंस ओवर स्टेटेड, नेट प्रॉफिट अंडर स्टेटेड और एसेट भी अंडर स्टेटेड। कहता है प्रीपेड एक्सपेंस वो वाले एक्सपेंस है विच हैव बीन पेड फॉर फ्यूचर पीरियड एंड आर ट्रीटेड एज एसेट्स। ठीक है जी, एसेट इसका जवाब है। अच्छा जी, ये तो आसान है, उम्मीद है आप खुद भी कर लेंगे, ये सेम वही वाली बातें हैं जिस तरह मैंने रेंट में करवाया आपको। अच्छा, इसमें बस मसला ये है, रेंट पेएबल उसने दे दिया, क्लोजिंग और ओपनिंग भी दे दिया, और पेड भी दे दिया, तो एक्सपेंस आप बैलेंसिंग निकाल लेंगे, ये तो बड़ी आसान सी बात है। अच्छा जी, 25th पे आ जाएंगे। कहता है व्हाट रेंट एक्सपेंस एंड अक्रूवल शुड बी इंक्लूडेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 Jan 2008। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जी ये देखिएगा जरा क्या हो गया। अच्छा जी, ये देखें जी, उसने स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये उसने खुद बता दिया जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 January 2008। तो ये वाला अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब हुआ होगा, ईयर एंड का लफ्ज लिखा ना तो 1 Feb 2007 पे ये स्टार्ट हुआ होगा। अच्छा जी, कहता है बिजनेस पेज क्वार्टरली रेंट इन एरियर्स ऑन 1 Jan, April, July, October। कहता था रेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम ₹150,000 पर ईयर टू ₹180,000 पर ईयर एज फ्रॉम 1 October 2007। कह रहा है जी, इसका सादा अल्फाज में ये मतलब है कि दो तरह की रेंट की अमाउंट्स हमें आ रही हैं हमारे वाले साल में, दो तरह के रेंट की अमाउंट की पेमेंट आ रही है जी, दो तरह की पेमेंट्स आ रही हैं जी। अच्छा जी, अब जो एक है वो 150,000 के हिसाब से आ रही है और दूसरी 180,000 के हिसाब से आ रही है। तो इसमें हुआ ये होगा कि हम टाइमलाइन पहले बना लेते हैं। 1 अक्टूबर पे आके ना रेंट इंक्रीज हो गया होगा, ड्यूरिंग द ईयर रेंट इंक्रीज हो गया होगा। तो टाइमलाइन पहले बनाते हैं जी, समझ आ जाएगी बात जी। 1 Feb 2007 पे ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा और 31 Jan 2008 पे ये इख्तिताम पजीर हो गया होगा। इधर आके ना दरमियान में कहीं 1 अक्टूबर पे, इधर कर लें या इधर कर लें, 1 अक्टूबर पे रेंट जो है जी वो इंक्रीज हो गया। कितने महीने जो है वो हमने 180 के हिसाब से पेमेंट की होगी और कितने महीने 150 के हिसाब से की होगी। ये पेमेंट हमने 150,000 के हिसाब से की होगी इतने महीनों की, और इसकी 180 के हिसाब से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन, 4 महीने जो हैं जी ये 4 मंथ्स, और जी 8 महीने हमने
150 के हिसाब से पेमेंट की होगी। ठीक है जी। अब बात असल में ये है, उसका सवाल है कितना एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस एंड अक्रूवल शुड बी इंक्लूडेड इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2008। कहता है जी पेमेंट जो आप करते हैं ना वो जनवरी पे करते हैं, अप्रैल पे करते हैं, जुलाई पे करते हैं और 1 अक्टूबर पे करते हैं। तो एक बात तो मुझे ये समझ आती है, एक बात मुझे ये समझ आती है कि हमने जो पेमेंट की होगी ना, हमने इधर 1 जनवरी पे की होगी, 1 जनवरी 2008 पे की होगी। ठीक है जी। अब ये 3 महीनों की जब जब 3 महीने गुजर जाते हैं फिर हम जाके पेमेंट कर रही होती हैं। एरियर्स का मतलब होता है बाद में पेमेंट करना, बाद में पेमेंट करना। ठीक है जी। तो हमने क्या, ये जो 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीनों की पेमेंट हमने 1 जनवरी पे की होगी। ये अगले जो हैं ये वाले, अब जिस तरह जैन है, फेब है, मार्च है, इसकी पेमेंट हम अप्रैल में जाके करेंगे। तो कितने महीने का एक्सपेंस जो है, कितने महीनों का एक्सपेंस जो है जी, वो अभी भी क्या कहते हैं, अनपेड है, यानी अक्रूवल है, उसकी पेमेंट हमने नहीं की। तो उसकी पेमेंट ऐसे निकाल लेंगे जी, 180,000 डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 1 महीने का अभी भी अनपेड है। तो ये निकाल लेंगे, तकरीबन कितना बनेगा, 15,000 शायद बनेगा। मेरे पास अभी कैलकुलेटर, चलें करके दिखा देता हूँ। 15,000 ही बनेगा। ये है जी अक्रूवल, एक्रूड एक्सपेंस। अच्छा, अब ये तो हमने निकाल लिया जी, लायबिलिटी की अमाउंट निकाल ली, एक्रूड एक्सपेंस की अमाउंट निकाल ली, दूसरे एक्सपेंस की अमाउंट भी तो निकालनी है ना भाई। तो वो तो बड़ी आसान है। 180,000 जो है, 150,000 पूरे साल का है हमारे वाले। इस अमाउंट से मैंने आपको इस तरह याद करवाया था, अगर क्वेश्चन में 2 अमाउंट्स आ जाएं हमारे पेमेंट की हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में, या रिसीट की 2 अमाउंट्स आ जाएं हमारे वाले काउंटिंग पीरियड की, मैंने कहा था उन दोनों को अलग अलग कर लें और देखें पहले वाली अमाउंट से कितने महीने परटेन करते हैं, दूसरी वाली से कितने महीने हमसे परटेन करते हैं, यानी एक्सपेंस कितना परटेन करता है या इनकम कितनी परटेन करती है। तो भाई इस अमाउंट से रिलेटेड 8 महीने परटेन करते हैं। 1 फेब से लेके आप 1 अक्टूबर तक देखें 8 महीने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 8 महीनों से कर दें, फिर आप प्लस करें इसमें 180,000, 12 महीने पूरे करने हैं ना भाई, तो इधर डिवाइड करें 12 महीनों से और 4 महीनों से मल्टीप्लाई करें, तो इधर एक अमाउंट आ जाएगी आपके पास। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लें, वही जवाब होगा। इधर जो मेरे पास आ रहा है जवाब भाई, वो आ रहा है ये 160,000 और ये 30,000 तो जवाब नहीं होगा, ये 15,000 जवाब होगा इसका। 1 मिनट कैलकुलेट करके देख लेते हैं जी, 1 मिनट दीजिएगा जी। मल्टीप्लाई बाय 8, अच्छा जी, और ये 180,000 है जी दूसरी अमाउंट जो है, और इससे रिलेटेड 4 महीने हैं। ठीक है जी। तो ये मैं करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे जी 160,000 आ जाएगा, ये तो एक्सपेंस की अमाउंट है जी। ठीक है। और अगर मैं अभी तो सिर्फ जनवरी की पेमेंट नहीं की हुई ना, तो 180,000 डिवाइड करूँगा 12 महीनों से, मल्टीप्लाई बाय 1 से करूँगा तो 15,000 जवाब आएगा ना। ये शायद थोड़ी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इसको एक दफ़ा तसल्ली से देख भी लेते हैं इन एरियर्स, और 1 महीना भी, हाँ जी इसका 15,000 जवाब आएगा इधर, ये थोड़ी गड़बड़ है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ रेंटल इनकम शुड अपीयर इन द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। उसने ईयर एंड का खुद बता दिया। कहता है जी 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 कहता है जी कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, द टोटल रेंट रिसीव्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च। अच्छा कहता है रिसीट जो हुई है ना वो 5,20,000 की हुई है। द फॉलोइंग वर द अमाउंट्स ऑफ रेंट इन एडवांस एंड इन एरियर्स एट 31 मार्च 2007 एंड 2008। ये वाला क्वेश्चन मेरा ख्याल मैंने आपको करवाया भी था। इसमें ऐसे कीजिएगा,
इसमें उसने रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जब रेंट रिसीव्ड इन एडवांस होता है ना तो ये अनअर्न्ड इनकम है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का ओपनिंग भी दिया, क्लोजिंग भी दिया, इधर थोड़ा सा मसला आ रहा है शायद, इसको मैंने क्वेश्चन मैंने क्लास में भी ये वाला करवाया था। इसका एक ओपनिंग होगा एडवांस, इसका क्या कहते हैं, एक ओपनिंग है एडवांस का अनअर्न्ड लायबिलिटी का, और एक क्लोजिंग, दोनों दिए हुए हैं। ईयर एंड का बैलेंस भी दिया और ओपनिंग का भी दिया हुआ है। रेंट इन एरियर्स ऑल सब्सिक्वेंटली रिसीव, इसका मतलब है ये एसेट है, ये एक्रियोड इनकम है, इसको ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, ठीक है जी। और रिसीट जो है 5,20,000 की, ये आप किस साइड पे लिख रहे होंगे इनकम के अकाउंट में, ये सारी चीज़ें क्लब करके हम एक ही अकाउंट में लिख रहे हैं ना। अच्छा जी, ये आप लिख रहे होंगे जी कैश या बैंक डेबिट होगा, और ये वाला अकाउंट जो हम बना रहे होंगे ये क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट साइड पे आएगा, और बैलेंसिंग फिगर जो है वो आ जाएगी आपके पास इनकम की। बिल्कुल जी, अगले क्वेश्चन पे आए। कहता है जी व्हाट रेंट एक्सपेंस एंड एंड ऑफ ईयर प्रीपेमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2008। अच्छा जी, ये भी वही बात आ रही है, दो अमाउंट्स आ रही हैं। तो हमने क्या करना है, पहले जो रेंट है वो 90,000 है 30 जून 2007 तक, फिर उसके बाद बढ़ के 120,000 हो गया। तो मैंने आपको ये बताया है, जब दो अमाउंट आ रही होंगी हम देखेंगे पहले वाली अमाउंट से कितने महीने परटेन करते हैं, फिर दूसरे वाले से कितने महीने परटेन करते हैं, तो एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, इसकी कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं, प्रीपेमेंट को बाद में देखते हैं, पहले एक्सपेंस की कैलकुलेशन करते हैं। ईयर एंड है जी 30 अप्रैल 2008 और 30 जून 2007 तक जो रेंट रहा, यानी मैं अगर ये कह लूँ 1 जुलाई 2007 से लेके 30 अप्रैल 2008 तक जो रेंट रहा ना, वो रहा जी 1,20,000, यानी 10 महीने इससे परटेन करते हैं 1,20,000 से, और 90,000 से सिर्फ 2 महीने परटेन करते हैं। तो अभी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं जी। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 10 कर दूंगा तो एक तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास। फिर उसके बाद एक है जी मेरे पास 90,000 में डिवाइड 12 से करूंगा, 12 महीनों से मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, तो ये मेरे पास अमाउंट आएगी। तो जो एक्सपेंस की अमाउंट आ रही है वो जी 1,15,000 की आ रही है। अब हमने देखना प्रीपेमेंट कितनी है, अब वो देखना पड़ेगा। कहता है जी सॉलिड इंडस्ट्री प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एंड ऑफ द ईयर ऑन 30 अप्रैल ईच ईयर। द इंडस्ट्री पेज रेंट फॉर इट्स बिल्डिंग क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट कर देते हैं जी। तो देखें एडवांस में जब पेमेंट कर दी तो क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट की होगी ना, हम आखिरी वाली क्वार्टर को देख लेंगे, बस सादा सी बात। आखिरी पेमेंट जो हमने की एडवांस में वो कब की होगी, 1 अक्टूबर पे हमने की होगी जी, ठीक है जी। अच्छा जी, सॉरी अप्रैल है ना जी, तो हमने अप्रैल में की होगी, ईयर एंड हो रहा है हमारा अप्रैल में, तो हमने एडवांस में जो इस क्वार्टर की पेमेंट कर दी होगी वो हमने कब की होगी, ये देखें रेलिवेंट डेट ढूंढ लें इधर, वो 1 अप्रैल है, यानी 1 अप्रैल पे हमने एडवांस में 3 महीनों की पेमेंट की होगी, एक अप्रैल की, एक हमने मई की होगी, एक हमने जून की होगी। तो कितने महीने की हमने पेमेंट एडवांस में कर दी, यानी अप्रैल की तो वो अप्रैल तो चलो हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में आ गया ना, और कितने महीने ऐसे हैं जो हमने जिनकी पेमेंट वक्त से पहले कर दी, तो भाई डिवाइडेड बाय 12 महीनों से करें, मल्टीप्लाई बाय 2 महीनों से करें, तो जो जवाब आएगा वो आ जाएगा जी 20,000। ये है जी प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेमेंट, ठीक है जी। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ये अल्फा। कहता व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन प्रीपेमेंट ऑन एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट एंड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। कहता जी इंपैक्ट बता दें प्रीपेमेंट का ऑन एक्सपेंसेस पे, नेट प्रॉफिट पे एंड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। जी प्रीपेमेंट की वजह से क्या इंपैक्ट आता है, जब आप प्रीपेमेंट की एंट्री कर लेते हैं तो आपके एसेट्स इंक्रीज कर जाते हैं, ये देखें ऑब्वियसली प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होंगे तो एसेट है ना, और एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, और एक्सपेंस आपका क्या है जी डिक्रीज कर जाता है। जब एक्सपेंस डिक्रीज करता है तो क्या उसका नाम है प्रॉफिट आपका क्या होगा जी, वो इंक्रीज कर जाएगा। ये जवाब है। हाँ, एक सवाल इससे जो पहले आया था ना वो ये था कि अगर ये वाली एंट्री नहीं की तो फिर उसका इंपैक्ट बता दें, इधर वो पूछ रहा है ये एंट्री कर दी आप इंपैक्ट बताएं। इसका सादा अल्फाज में ये मतलब है, कहता व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अनअर्न्ड इनकम इफ नॉट रिकॉर्डेड। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनअर्न्ड इनकम रिकॉर्ड नहीं की तो आपकी लायबिलिटी अंडरस्टेटेड है, सादा सी बात है, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी अंडरस्टेटेड है। इसकी एंट्री बनती है जी इनकम डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट।
तो इनकम आपकी अगर ये एंट्री नहीं की तो आपने इनकम को डेबिट नहीं किया, तो इसका मतलब है आपने इनकम को कम नहीं किया, इनकम इस टाइम आपकी ओवर स्टेटेड है। ठीक है जी, ये देख लें, जब इनकम ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपका प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड होगा और लायबिलिटी अंडर स्टेटेड होगी। अच्छा जी, ये जी कहता है हमें क्या बता दें, व्हाट फिगर्स फॉर रेंटल इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। ठीक है जी, अभी आपको बताते हैं रेंटल इनकम कितनी है। उसने ओपनिंग बैलेंस दिया, रेंट रिसीव इन एडवांस, ये अनअर्न्ड इनकम है, लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग भी है, लायबिलिटी का क्या उसका नाम है क्लोजिंग भी है। कहता है रेंट ड्यू इन एरियर्स, तो जो है ना जी क्या उसका नाम है, ये एक्रूड इनकम है, अभी परटेन करता है कस्टमर की तरह। उसने हमें जो क्या उसका नाम है किराएदार है, उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए, टेनेंट ने अभी पैसे नहीं दिए, तो ये क्लोजिंग है एसेट का, एक्रूड इनकम है। और ये क्या है जी, ये ओपनिंग है, ये क्या है जी, ये क्लोजिंग है। और रसीद कितनी है 50800। ठीक है, चलिए ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको इसको थोड़ा सा। हाँ जी, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ जी। चले, ये मैं अकाउंट बना देता हूँ आपको। इसका एक ही अकाउंट बनता है जिसमें एसेट भी आ रहा होता है, लायबिलिटी भी आ रही होती है। एक इस तरह का एक ऊपर भी क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ना वो ईयर थोड़ा गलत शायद लिखा हुआ था, इस वजह से उसमें मसला था। अच्छा जी, अब ये एक ही अकाउंट हम बनाएंगे भाई। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कौन सा है, रेंट, इसी में एसेट भी आ रहा होगा, लायबिलिटी भी आ रही होगी, रिसीट भी आ रही होगी और इनकम भी आ रही होगी। ये पहले लायबिलिटी वाली चीजें लिखवा दें, फिर हम लिखवा के दें। आज क्लास में कोई भी नहीं है तो मैं ही हूं। अच्छा जी, तो मैंने लिखना है, चलें जी। अनफॉर्चुनेटली वो शायद पता नहीं कोई छुट्टी वगैरह होगी, तो फिर कुछ काम तो करना था ना, तो मैंने कहा इस टाइम कैसे यूटिलाइज कर लेते हैं फिर जी। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है जी, लायबिलिटी है 3000 और इसका क्लोजिंग है जी 4000। ये देखें ना, 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2008, ये तो 2008 का क्लोजिंग बैलेंस है और ये पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का यही ओपनिंग बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह रेंट ड्यू इन एरियर्स, ये एक्रूड इनकम है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये एसेट है। एसेट का ओपनिंग इस साइड पे आता है, ये एमसीक्यूज भी आता है पेपर में, एसेट का ओपनिंग किस साइड पे आता, क्लोजिंग किस साइड पे आता। और भाई मैंने रसीद याद करने का तरीका ये बताया, कैश या बैंक अपने अकाउंट में डेबिट होंगे, इस अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, तो वो होंगे जी 50800, वो ऊपर आ रहा है जी 50800। ये है जी रिसीट, रिसीट इस साइड पे है मेरे भाइयों, तो इनकम ऑब्वियसली इससे ऑपोजिट साइड पे आएगी। अब इस अकाउंट को टोटल कर लें दोनों को, और ज्यादा वाल टोटल कर लें, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ये अब आपने खुद करना है। जो टोटल होगा इस, ये हैवी साइड है, इसका दोनों साइड पे लिख दें और इधर बैलेंसिंग लिख दें, जो जवाब होगा वो इनकम है। तो ये 50600 जवाब है शायद। कहता है जी, इन केस ऑफ एक्रूड इनकम इफ क्लोजिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बड़ी सादा सी बात है, अगर एक्रूड इनकम है यानी एसेट है, इसका क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, तो बड़ी सादा सी बात है, क्लोजिंग क्यों ज्यादा हो रहा है इसका क्लोजिंग इसलिए ज्यादा है ना कि हमें पेमेंट, हमें रिसीट कम मिली है, तो रिसीट कम होगी और क्या उसका नाम है, इनकम ज्यादा होगी। और दूसरा तरीका वो मैंने आपको बताया हुआ है, वो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ आ रही लॉजिकली तो फिर मैंने आपको बताया था, जो ज्यादा है एक ही अमाउंट है, एक अमाउंट रखें, बाद उसे 15,000 रखें, वो चाहे ओपनिंग है ज्यादा या क्लोजिंग है। जो कम है उसे आप 10,000 रखें और अकाउंट को बैलेंस कर दें, दोनों साइड पे 25,000 एंड पे लिख दें टोटल। अच्छा जी, फिर जिस एक साइड पे 10,000 का वजन डाल दें, एक साइड पे आप 15 क्या उसका नाम है 15,000 का वजन डाल लें, और आप चेक करके देख लें इनकम ज्यादा है या रसीद ज्यादा है। और एक्सपेंस वाला अगर केस आ गया तो उसमें भी इस तरह करके देख लें, वो नोट्सों में ये बात लिखी हुई है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, ये दो क्या उसका नाम है चीज़ें परटेन करती हैं, दो अमाउंट्स दिए। अब आप देख लें, नवंबर ईयर एंड है, नवंबर 2008, तो नवंबर दो अमाउंट्स दी हुई हैं। अब आपने देखना है, ये 9,000 रेंट है जी पूरे साल का, ये किसी पिछले काउंटिंग पीरियड से भी कुछ महीने परटेन करते होंगे, और फिर ये 12,000 है। अब आप देख लें
1 जुलाई 2008 से लेकर 30 नवंबर तक कितना रेंट, कितने महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हैं। 12,000 से 5 महीने परटेन करते हैं और 9,000 से ऑब्वियसली 7,000 परटेन करेंगे। ये अब आप खुद इंशाल्लाह देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका 30,000 जवाब है। ये तो हमारी असाइनमेंट में भी है ये वाला क्वेश्चन, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा, आसान बात है। और 34 वाला देख लें जी। एस डिपॉजिटेड 60,000 इन टू आ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ऑन मई 2008। ईयर एंड है जी अक्टूबर 31 2008। कहता है इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है 31 मार्च को, जून को, सितंबर को और दिसंबर को। इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन मैच्योरिटी। कहता जब आप मैच्योर नहीं, मतलब मैच्योरिटी का मतलब इधर ये है, मैच्योरिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था, जब आपने जितनी देर के लिए बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं ना, तब आपको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट भी साथ उसके एक ही दफा मिलेगा। अच्छा जी, कहता मंथली इंटरेस्ट इनकम है जी 4,000 रुपीज। अब उसने ये भी खुद आपको बता दी, बस आपने क्या ढूंढ रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हमसे परटेन करते हैं, स्टेप नंबर 2 का जवाब, जो स्टेप नंबर 2 होता था हमारा। अब वो देख लें जी, आपने डिपॉजिट करवाया 1 मई को और ईयर एंड है जी 31 अक्टूबर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 4,000 का 6 से मल्टीप्लाई करें, 24,000 आपकी इनकम बनती है। Which of the following is not correct for accrued? Which of the following is correct for accrued expenses? ये देख लें जी, उनका कहने का मतलब इधर ये है, अगर accrued expenses जो है उसका इम्पैक्ट क्या होता, तो बड़ी सादा सी बात है, अगर आप इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसको थोड़ा स्टेटमेंट को ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। अच्छा, इसका मतलब ये है, अगर accrued expenses की एंट्री नहीं करेंगे तो जी लाइबिलिटी जो है वो तो इसका मतलब फिर क्या होगा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस। हाँ जी, वो पूछना असल में ये चाह रहे हैं, अगर क्या उसका नाम है एक्रूड एक्सपेंसेस को आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इस स्टेटमेंट को ना थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होना चाहिए था इस वाली को। ये बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन नहीं करके आए, ये वाला, एक मिनट, ये वाला, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन प्रीपेमेंट ऑन एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट एंड एसेट ऑफ अ बिजनेस। ये बिल्कुल वही वाला क्या कहते हैं क्वेश्चन है। जी, तो एक्रूड एक्सपेंसेस की वजह इसकी एंट्री होती है जी एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, एक्रूड एक्सपेंसेस क्रेडिट। अच्छा जी, अब आप देख लें जी, अगर आप ये वाली एंट्री कर देंगे तो एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस का रिलेशन प्रॉफिट के साथ इनवर्स होता है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहा है, अगर इस तरह के एमसीक्यूज आ गया और स्टेटमेंट यही हुई तो समझ जाइएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है इसकी अगर एंट्री कर दें तो क्या होगा। कहता है इन केस ऑफ अनअर्न्ड इनकम इफ ओपनिंग बैलेंस इज लेस देन क्लोजिंग बैलेंस देन विच स्टेटमेंट इज सही। देखें जी, अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम का मतलब है लायबिलिटी। कहता ओपनिंग कम है और क्या उसका नाम है क्या जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या उसका नाम है, वो ज्यादा है। तो बड़ी सादा सी बात है, लायबिलिटी कब बड़ी होगी, जब आपने पेमेंट नहीं की होगी। सही है, एक्सपेंस की तो एक्सपेंस ज्यादा होगा, पेमेंट कम होगी। सॉरी, ये एक्सपेंस के हिसाब से नहीं, आपने रिसीट के हिसाब से सोचना है। तो लायबिलिटी आपकी, सॉरी गलत हो गया, आपने रिसीट के हिसाब से सोचना है ना, अनअर्न्ड इनकम है ना, अनअर्न्ड इनकम। लायबिलिटी आपकी कब बड़ी होगी, जब आपने ज्यादा पैसे रिसीव कर लिए होंगे, तो रिसीट ज्यादा होगी इनकम से। तो इसका ये जवाब बनता है जी। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। चलें एक दफ़ा मैं वैसे भी समझा देता हूँ, अगर कुछ बच्चों को लॉजिकली ये बात समझ नहीं आती तो देखें जी, इसमें ये है जी अनअर्न्ड इनकम, चाहे एक्रूड इनकम हो, अनअर्न्ड हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, या फिर क्या उसका नाम है एक्रूड एक्सपेंस हो। आपने बस देखना ओपनिंग और क्लोजिंग किस किस काइट पे आता है। ये लायबिलिटी है, तो ज्यादा क्या है, ज्यादा है जी ओपनिंग, कम है तो ओपनिंग को रखें 10,000। हर सिनेरियो में आपने यही काम करना है, और टोटल कर दें 25,000। इधर भी टोटल कर दें भाई 25,000। ठीक है, इधर वजन आएगा जी 15,000 का, इधर वजन आएगा मेरे भाई 10,000 का। उम्मीद है जी बात समझ आ रही होगी। अच्छा, अब भाई बात असल में ये है, अब आपने देखना है इनकम के केस में रिसीट किस साइड पे आती है, कैश या बैंक में
जो आनियाँ जो है वो डेबिट साइड पे आती हैं, इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएंगी। इधर आएगी जी रिसीट और इधर आ जाएगी इनकम, इधर आ जाएगी जी इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो देख लें रिसीट ज़्यादा है, इनकम कम है। ठीक है जी। और वैसे लॉजिकली बड़ी आसान सी बात है, अगर वैसे समझ आ जाए वो वाली बात ठीक है, इस तरह किसी ने करना तो ये उम्मीद है जी ये बातें समझ आ गई होंगी आपको। ठीक है जी, ये वाला हमारा लेक्चर ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये वाला जो टेस्ट था हमारा, ये क्या उसका नाम है, 54 मार्क्स का था और इसमें 45 मार्क्स आपको एलोकेट किए हुए थे। अच्छा, ये बात असल में ये है, इसके चलें आप कहते हैं सर इसमें टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं ना टाइम जानबूझ के आपको थोड़ा चैलेंजिंग देता हूँ। प्रैक्टिस आपकी मुश्किल होनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर आप, वैसे कुछ बच्चों ने माशाल्लाह ये 30-30 मिनट में भी कर लिया था, कुछ ने 35 में भी किया। बच्चों ने कहा सर बिल्कुल ठीक है इतना टाइम, मैं वैसे बताने के लिए कह रहा हूँ कि मैं जान के थोड़ा सा टाइम कम देता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है प्रैक्टिस हमेशा आपको मुश्किल कंडीशन में करनी चाहिए। जब प्रैक्टिस हम मुश्किल कंडीशन में कर रहे होते हैं तो फिर हम जब इंशाल्लाह अपना फाइनल मैच खेलने जा रहे होंगे तो वो उसमें हमें आसानी होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये वाला एमसीक्यूज जो है ये हमने क्लास में भी खैर इस पर काफ़ी डिस्कशन की हुई थी। अब ज़रा दोबारा देख लें। कहता है इन preparing its financial statement for the current year and entity closing inventory was understated by rupees 200,000. कहता what will be the effect of this year if it remains uncorrected. भाई देखें आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेना, क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है ये कम है। क्या है जी, ये कम है 2 लाख रुपए से। जब आपकी मेरे भाई क्लोजिंग इन्वेंटरी कम होगी, चले बना के देख लेते हैं। बना के वैसे मैंने दिखाई थी आपको, अभी 2-5-6 लेक्चर पीछे जाइएगा, C9 वालों आपको याद आ जाएगा। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों आपको भी याद आ जाएगी ये वाली बात। अच्छा, अब सादा सी बात है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई हुई है। पहले एक बात चलें समझ लें, इससे पहले क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है ना, इसका जो प्रॉफिट लिंक है प्रॉफिट के साथ वो है जी डायरेक्ट। क्लोजिंग इन्वेंटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। अच्छा, कौन से वाला प्रॉफिट भाई, जीपी से ऊपर वाली बातें हैं तो जीपी भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी इस साल के एंड पे क्लोजिंग है, अगले वाले साल की यही वाली चीज जो है ओपनिंग बन जाएगी। ठीक है, अगले वाले काउंटिंग पीरियड की ये वाली जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है ओपनिंग बनेगी। तो इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो क्लोजिंग है ना, अगले साल में क्या उसका नाम है, ये ओपनिंग बन जाएगा। और आप देखिएगा अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल बना रहे हैं तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मिसाल के तौर पे ये आप 2019 का बना रहे हैं तो 2020 में जाके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे ही, ये क्लोजिंग स्टॉक है मिसाल के तौर पे 10 रुपए का ये। ठीक है जी, ये ओपनिंग स्टॉक है जी 12 रुपए का, परचेजेज हैं जी 28 की कर लें, ये आ जाएगा जी 40, ये आ जाएगा 30। ये जो होगा ना, ये क्या उसका नाम है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, अगले काउंटिंग पीरियड का। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात लिखवाई है, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट, वाइल क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के, और जो ओपनिंग स्टॉक है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी चीज है जो एक तो आपके एसेट में भी जाती है और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंप्रीहेंसिव इनकम में भी आती है। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंटरी रिकॉर्ड नहीं की, इसका इंपैक्ट इस साल पे तो होगा ही होगा, अगले साल पे भी होगा। कहता था करंट ईयर प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड नेट ईयर प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड। ये वाली बात पढ़ लें, क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर अंडरस्टेटेड है तो प्रॉफिट भी अंडरस्टेटेड होगा इस साल वाला। सही है, और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनेगा, और ओपनिंग जो है अगले साल का जब बनेगा तो ओपनिंग का रिलेशन प्रॉफिट के साथ क्या है जी, इनवर्स है, एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। ठीक है जी, ये उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। सही है जी, क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है ना अंडरस्टेटेड, तो इस साल के हिसाब से उसे देखें तो ये डायरेक्ट रिलेशन बनेगा इसका प्रॉफिट के साथ अंडरस्टेटेड, और यही वाला क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। जब ओपनिंग बनेगा तो ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन प्रॉफिट के साथ क्या है जी,
इनवर्स है। कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा एक बात और जरा इसमें देख लें, हमने इस वाले एमसीक्यूज को ना ये वाला जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये इस साल की क्लोजिंग है, अगले साल की ओपनिंग है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगले साल का ये क्लोजिंग बन जाएगा, क्लोजिंग बनेगा। अब इसको अगले साल को ये क्या कहते हैं, इसी ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और फिर इसका प्रॉफिट पे लिंक देखें, वो आपको इंशाल्लाह फिर बात समझ आएगी। कहता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज प्रिपेयर्ड फॉर होल ईयर या होल अकाउंटिंग ईयर या पीरियड, और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना वो लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड या नॉर्मली ईयर एंड पे बन रही होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बीआरएस। कहता है जी इन इट्स जस्ट अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर आइटम्स अपीयरिंग इन बीआरएस। ये तो बिल्कुल सही बात है। कहता है एरंड मेड बाय बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड इन बीआरएस। भाई ये गलत बात है, बिजनेस सॉरी जो बैंक में मसले होते हैं ना वो इधर आ रहे होते हैं बीआरएस में, या टाइमिंग डिफरेंस आ रहा होता है प्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड चेक्स। कहता है एरंड मेड बाय बैंक इज इनकॉर्पोरेटेड इन बीआरएस, ये तो सही बात है, एरर या फिर टाइमिंग डिफरेंस। कहता है इन बीआरएस बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये गलत बात है भाई, ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। आप ऊपर बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक का रख लो, चाहे बैलेंस एज पर क्या उसका नाम है, दो ऑप्शन है, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट को रख लो, दोनों को रखा जा सकता है। कहता हाउ वुड डिसऑनर ऑफ कस्टमर्स चेक्स बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई बैंक के पास गए, आपको कस्टमर ने चेक दिया था, आप बैंक के पास आपने जब कैश करवाने गए तो बैंक ने कहा निकल जाओ, दौड़ जाओ, छुट्टी करो। डिसऑनर मतलब बेइज्जती कर दी बैंक ने। जब आपने अपनी किताबों में क्या किया होगा, आपने कहा होगा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपने आनियाँ रिकॉर्ड की होंगी, आपने डेबिट किया होगा और डेटर को क्रेडिट किया होगा। आज आपको उल्टा काम करना पड़ेगा। अब आपको उल्टा काम करने के लिए पेमेंट साइड पे ये वाली चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जवाब है चार्ली। कहता है जी द बैलेंस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू XYZ लिमिटेड। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ क्रेडिट, ये नेगेटिव बैलेंस है जी। जब क्रेडिट बैलेंस होगा ना कैश बुक का तो नेगेटिव होता है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया जी क्रेडिट, ये पॉजिटिव बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। अनप्रेजेंटेड चेक्स भी दिए हैं। कहता था ओनली रिकंसाइलिंग आइट, इसकी प्रैक्टिस हमने की हुई है, ये टाइप देख लीजिएगा कौन सी बनती है। हमने बैंक जब बीआरएस का टॉपिक किया था मैंने मुख्तलिफ टाइप्स बनाई थी, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सही है, तो लास्ट टाइप बनती थी ये वाली, शायद टाइप नंबर 7। कहता है जी ये एक रिकंसाइलिंग आइटम बनती है और वो है जी नॉन क्रेडिटेड चेक्स। ठीक है, आप इसको रिवर्स वर्किंग करके देख लें, आपका जवाब आ जाएगा जी। बैलेंस एज ओनली रिकंसाइलिंग आइटम, हाँ जी, आप इसमें देख लें जी, किसी को भी ऊपर रख लें, किसी को नीचे रख के देख लें। बैलेंस एज पर आप अगर इधर करते हैं एडजस्टेड कैश बुक कर लें, चलें कितना है जी, वो आपका बनता है जी 26,000। कितना जी, ये नेगेटिव है। अच्छा आप अब कर लें जी अनप्रेजेंटेड चेक्स कर लें, अनप्रेजेंटेड चेक्स इसमें ऐड होते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक को। अच्छा जी अनक्रेडिटेड चेक्स, इसे इक्वेशन बना के भी सॉल्व किया जा सकता है लेकिन मैं वैसे नहीं करवाता। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये आ जाएगा जी, कितना दिया हुआ है 11,500, 11,500 जी। अब आप इसको रिवर्स वर्किंग करें, आप इस तरह चलें, इस तरह अगर इस तरह चलते हैं तो ये चीज़ें जो आ रही हैं, ये जो प्लस वाली प्लस होती है, नेगेटिव वाली नेगेटिव, इस तरह चलेंगे तो जो चीज़ नेगेटिव में है वो प्लस हो जाएगी, जो पॉजिटिव में है वो माइनस हो जाएगी। आप इसे कर लेंगे 11,500, तो ये प्लस, ये नेगेटिव में है 26,000, ये प्लस हो जाएगा, और माइनस कर दें जी 45500, तो जवाब आ जाएगा आपके पास ये जो भी जवाब आएगा वो तकरीबन 8,000 की अमाउंट बनेगी शायद जी, 8,000 की अमाउंट बनेगी। ठीक है जी, अब ये प्लस माइनस साइन नेगेटिव इधर आ जाएगा, उसका फर्क नहीं पड़ना, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को ऊपर रखेंगे तो यही क्या कहते हैं, ये उस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई मसला नहीं है, साइंस का मसला कोई नहीं है। 8,000 जवाब आएगा जी। कहता है
व्हाट विल बी द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड डिसऑनर चेक्स, चेक डिपॉजिटेड बाय बिजनेस। तो बड़ी सादा सी बात है, ये यही वाला एमसीक्यूज तकरीबन रिपीट हुआ है ये वाला। इसमें आपने जब रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड करेंगे तो सारी बात इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। बैंक क्रेडिट हो जाएगा और रिसीवेबल डेबिट होगा। बैंक ने बेइज्जती की है ना जी। कहता है डिसऑनर चेक गोज टू, भाई डिसऑनर चेक्स डेबिट साइड पे भी आ सकते हैं कैश बुक की, क्रेडिट साइड पे भी आ सकते हैं, सही है। अभी आपने क्रेडिट साइड तो समझ ली, डेबिट साइड पे कब आएंगे? देखें जी, आपने पेमेंट किया, आपने चेक दे दिया, बैंक ने बेइज्जती कर दी। आपने जब पेमेंट की होगी आपने कैश बुक में जानियाँ रिकॉर्ड की होंगी, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन बैंक ने तो जारी बात है आपको कम नहीं किया, आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, खुद को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में डेबिट साइड पे भी आ सकता है। डेबिट साइड का मतलब रिसीट होती है, वो दोनों सही है जी। कहता है एसेट में भी ओवरस्टेटेड बाय रिमूविंग, या ओमिटिंग का मतलब है गायब कर देना ना, कुछ ना लिखना। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, भाई इसमें देखें जी एसेट्स जो हैं क्या उसका नाम है एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है। अगर आप एक्सपायर्ड इंश्योरेंस का इधर मतलब क्या होगा, पहले सवाल है एसेट्स में भी ओवरस्टेटेड, एसेट बढ़ सकते हैं, एसेट का बैलेंस ज़्यादा हो सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन जो है ये उसका नाम क्या, अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सारी बात है क्यूमुलेटेड में आप क्या लेके जाएंगे, सही है। तो वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में तो कुछ नहीं जाएगा ना, एक तो बी है और एक इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है एक्सपायर्ड, जिसका फायदा आपने ले लिया हो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सारी बात है आपने फिर एसेट को ओवरस्टेट कर रहे होंगे ना आप। अच्छा जी, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, कहता है ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी। जी बैंक स्टेटमेंट में अगर हमने इस तरह सोचना है, हमने जब कैश जो है वो डिपॉजिट करवा देना है तो हम कैश बुक में उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे, हम कहेंगे ये हमारा एसेट है। और वही वाली चीज़ जो है वो बैंक स्टेटमेंट में कैसे आ रही होगी, बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ क्रेडिट साइड पे आ रही होगी, यानी लायबिलिटी। तो बैंक उसे समझेगा ये मेरी लायबिलिटी है। अच्छा जी, हाउ वी हैंडल डिपॉजिट एंड ट्रांजिट इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एडेड, ये हमने डिपॉजिट एंड ट्रांजिट को ना, ये मैंने लिखवाया भी था आपको उर्दू में, हमने इसे बैंक बैलेंस में ऐड कर देना है। अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑल्सो रेफर्ड एज, जी बड़ी शान सी बात है, आउटस्टैंडिंग चेक्स कहते हैं। इन कैश बुक बैंक बैलेंस ऑफ 50,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड, भाई अगर आपने एक्सपेंस जो है उसकी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की तो आपको अब पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आपको जानिया रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्रेडिट करना पड़ेगा कैश बुक को। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली डिलीटेड विल इट इफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, नहीं भाई डेबिट क्रेडिट तो सेम आ रहा होगा, सही है। हाँ ट्रायल बैलेंस में मसला है लेकिन डेबिट क्रेडिट सेम आ रहा होगा, नो, तो नो जवाब है। एड बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपली डिडक्ट कर देना है फ्रॉम एसेट इन द बैलेंस शीट, बड़ी सादा सी बात है, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है ना जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही, कहता है क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मीन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, भाई नहीं, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होगा तो ओवरड्राफ्ट होगा। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मीन्स ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल सही बात है, अभी बताया। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन ओवरड्राफ्ट, नहीं भाई ये गलत है, क्रेडिट बैलेंस अगर होगा ना फिर ओवरड्राफ्ट होगा, डेबिट बैलेंस तो एसेट होता है कैश बुक में, ये डी वाला भी बता दिया मैंने आपको। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन एसेट, एसेट नहीं ओवरड्राफ्ट होता है। कहता अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से इन एसेट अकाउंट देन डिफरेंस इज, सॉरी कहता अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा ना वो ज्यादा होगी। डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं डेबिट बैलेंस ही होगा ना। अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से तो कौन से वाला बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। कहता है जी बैंक ने रिकॉर्ड किया पेमेंट ऑफ चेक 636 वाइल कैश बुक में 363 से आ रहा है। कहता है जी बैंक करेक्टली, बैंक ने सही रिकॉर्ड किया तो फिर हमने गलत किया होगा ना, तो कितने का मसला है, तो भाई बैलेंसिंग निकाल लें दोनों का, 636 से एंट्री आनी चाहिए थी पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आपने कितने से रिकॉर्ड किया, 363 से किया, तो भाई आप क्या कर देंगे, आपको 273 कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, एक मिनट। कहता है बैंक करेक्टली रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹3, जी पेमेंट थी जो रिकॉर्ड की है जी 636 से, वाइल इन कैश बुक इट इज रिटन एज ₹363। आपने क्या कहते हैं
कम रिकॉर्ड की है पेमेंट, आपने पेमेंट को कम रिकॉर्ड किया 273 से, तो आपको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कैश बुक में, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी पेमेंट साइड पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा जी, इस वाले एमसीक्यूज में ना मुझे ये जवाब में मसला लग रहा है, ये इसका जवाब ये होगा 636 से रिकॉर्ड करना चाहिए था, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया 363 से। हाँ जी, तो भाई इसका डी होगा, डी जवाब होगा इसका, इसका सी नहीं होगा। ऐड करेंगे तो वो तो डेबिट बैलेंस होता है ना, ऐड तो डेबिट बैलेंस होता है, डिडक्ट करना पड़ेगा 273 कैश बुक में से। बिल्कुल सही बात है। बैंक कलेक्टिव रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ चेक वाइल इन कैश बुक इट इज रिटन एज 363। आपने पेमेंट कम रिकॉर्ड की ना, हाँ तो मजीद रिकॉर्ड कर लेना, ये तो बड़ी सादा सी बात है। इधर लिख दूँ, आएगा आएगा, ये देखे ना, इतनी पेमेंट आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी कैश बुक में 636 से, आपने इतनी रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि आपने कितनी रिकॉर्ड की, आपने 363 रिकॉर्ड की, तो मजीद इधर रिकॉर्ड करें ना आप 273, मजीद इधर पेमेंट साइड पर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डिडक्ट कर दें 273 फ्रॉम कैश बुक से जी, ये इसका डी होगा जी, सी नहीं होगा। कहता है व्हाट विल डिफाइन लायबिलिटी, लायबिलिटी समथिंग ओड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स, जी ये जवाब है, ये असाइनमेंट में भी है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, कैपिटलाइज का मतलब है किन किन चीजों ने कॉस्ट के अंदर ऐड होना है। इंजन रिपेयर, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है ना जी। फिलिंग ऑफ पेट्रोल, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डी देख लें, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑयल, भाई ये तो नॉर्मल है ना, ऑयल की रिप्लेसमेंट करना, पेट्रोल डलवाना, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स, ऐसी चीज जो एसेट की लाइफ को बढ़ा दे या उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दे, सही है, तो वो क्या उसका नाम है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटलाइज होगा। कहता है एन अनअर्न्ड रेवेन्यू इन द बुक्स ऑफ रिसीवर इज लाइकली टू बी, कहता अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है, अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है सेलर के लिए होगा ना, जिसने, सारी बात है, अनअर्न्ड रेवेन्यू कौन रिकॉर्ड करता है, जिसने चीज सेल की हो, वक्त से पहले चीज को रिकॉर्ड करना। इन द बुक्स ऑफ रिसीवर, रिसीवर का मतलब है जिसने, जिसके पास चीज गई हो, जिसने रिसीव की हो, उसके लिए तो भाई उसने, मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ये भी तो है ना, एक किराएदार है और एक क्या कहते हैं ऑनर है, ऑनर के लिए अगर उसने वक्त से पहले चीज पैसे ले लिए तो वो लायबिलिटी है, लेकिन जिसने फायदा हासिल किया, जिसने किराए पे घर था, उससे क्या कहते हैं, किराए पे घर था और उसने पेमेंट कर दी है, सही है, वक्त से पहले पेमेंट कर दी, तो किराएदार के लिए वही वाली चीज जो है वो एसेट होगी, और जिसने वक्त से पहले पैसे ले लिए उसके लिए लायबिलिटी होगी, जिसने पैसे वक्त से पहले दे दिए उसके लिए क्या होगा जी, उसके लिए वही वाली चीज जो है वो एसेट बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा। डेप्रीसिएशन इज नॉर्मली चार्ज एक्सपेंस, बिल्कुल सादा। ग्रॉस प्रॉफिट इज, करके देख लें, सेल में से लेस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये तो सादा सी बात है। डिस्काउंट रिसीव आर कहता गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई डिस्काउंट रिसीव मिलता है, मिलता, जो डिस्काउंट क्या कहते हैं अवेल करते हैं ना हम, वो हमें मिलता है, वो हम रिसीव करते हैं। डिस्काउंट अलाउ वो हमारा एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव एक्सपेंस में कमी होती है या अदर इनकम होती है। तो डिस्काउंट रिसीव जो होता है ना वो सेलर देता है, कस्टमर को देता है वो। तो कहता गिवन बाय अस, हमने दिया, व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई ये बात नहीं सही। डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, ये बात भी नहीं सही। कहता बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर, ये वाली बात सही है, सी चार्ली वाला ऑप्शन सही है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, एक मिनट, इसमें मुझे पढ़ने दीजिएगा। डिस्काउंट रिसीव, उसने डिस्काउंट रिसीव की बात पूछी है ना, तो डिस्काउंट रिसीव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बात होगी, बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट मिलता है, बायर को देता कौन है, सेलर, ठीक है जी। और जो ए है इसमें है गिवन बाय अस, हमने दिया, व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई ये तो डिस्काउंट अलाउ की बात कर रहे हैं ना, ये रिसीव की बात नहीं है।
कहता व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कहता एक्सपेंस विच आर पेड ऑफ इन द करंट बैलेंस शीट डेट नॉट इनकर्ड। भाई ऐसे नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो हम एक्सपेंस इनकर कर लें लेकिन अभी हमने पेमेंट ना की हो, ये गलत है। कहता द नेसेसरी परचेजेस दैट कीप अ बिजनेस गोइंग फ्रॉम डे टू डे, भाई इसमें तो बात ही नहीं की उसने कुछ इस तरह की। टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज ड्यू, जो ड्यू है, जो हमने पे नहीं किया, बट हैज नॉट बीन पेड, ये बात अच्छी है, ये वाला जवाब सही है। कहता अमंग दी स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जर्नल एंट्री, डबल एंट्री नॉर्मली जिसे हम कहते हैं। एक होती है कंपाउंड एंट्री जिसमें 3 हेड्स आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ऑनर घर से कैपिटल लेके आया 1 लाख का, 50,000 बिजनेस में आधे कैश रखवा दिया और 50,000 बैंक में दे दिया, तो कैश 50,000 से डेबिट, बैंक 50,000 से डेबिट और कैपिटल 100,000 से क्रेडिट। अच्छा जी, ये कंपाउंड एंट्री होती है। कहता था डेबिट अकाउंट टाइटल आर लिस्टेड फर्स्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है, पहले डेबिट आते हैं फिर क्रेडिट। कहता जनरल एंट्री शो द इफेक्ट्स ऑन ट्रांजैक्शन, बिल्कुल जो ड्यूरिंग द ईयर इफेक्ट होता है ना ट्रांजैक्शन, वो आ रहा होता है, जनरल एंट्री वही होती है, वो इफेक्ट बताती है ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस का। जनरल एंट्री शुड बिगिन विद द डेट, बिल्कुल सही बात है, उसका फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है क्लासेस में। जनरल एंट्री प्रोवाइड्स अकाउंट बैलेंसेस, और नहीं भाई वो अकाउंट बैलेंसेस थोड़े, वो तो जनरल एंट्री तो नहीं ना प्रोवाइड करती, वो तो लेजेस की बातें हैं ये। अच्छा जी, कहता व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द एसेट्स ओन्ड बाय आ कंपनी। कहता जी इनटेंजिबल, भाई टेंजिबल भी तो होते हैं ना, ऐसे जरूरी तो नहीं है सिर्फ इनटेंजिबल हो। लॉन्ग लाइफ, भाई ज़रूरी तो नहीं है ना, जो वो वाले एसेट्स भी होते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, शॉर्ट टर्म एसेट्स भी तो होते हैं ना, जिन्होंने 2 महीने का फ़ायदा देना, 3 महीने का देना, सही है, वो भी तो होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस भी तो एसेट है, हो सकता है उसने 2 महीने का फ़ायदा देना हो, लेकिन इस तरह के एसेट जिन्होंने फ़ायदा 12 महीने से कम का देना हो, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे करंट एसेट कहते हैं। हाँ ये बात सही है। कहता एसेट्स की कॉमन बात ये है, वो चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, उससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो नजर आ रहा होता है, ठीक है जी, तो ये बात सही है। कहता व्हाट कॉज एन इंक्रीज इन द एसेट्स एंड इक्विटी, कहता जी बताएं एसेट भी इंक्रीज हो और इक्विटी भी इंक्रीज हो, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल, जब न्यू कैपिटल आएगा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, एसेट्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये ऑनर जब घर से कोई भी चीज़ लेके आया, कैश लेके आया, बैंक में पैसे लेके आया, गाड़ी लेके आया, व्हीकल लेके आया, फर्नीचर लेके आया, एसेट्स भी बढ़ गए और कैपिटल भी बढ़ गया। डेट्स पेड ऑफ, भाई जब डेट्स जो है उधार है आप पे कर देते हैं, लायबिलिटी कम होती है और उधर से कैश या बैंक कम होता है, तो इसका कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, इक्विटी पे नहीं आएगा, हाँ एसेट्स पे आएगा, लेकिन वो एसेट्स कम हो जाएंगे। कहता है पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, इसका तो वैसे नहीं है, तो कैपिटल इससे कम होता है ना और उधर से कैश या बैंक भी कम होता है, तो इसका ए ही बनता है। ठीक है जी, उम्मीद है बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये वाला टेस्ट की डिस्कशन भी हमारी ख़त्म होगी। ओके जी, ठीक है जी, लेक्चर ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।